So very good morning, one and all present in this class today, 13th of May 2021. I am going to revise further chapter from economics, that is the story of village Palampur. As we had already discussed this chapter in a detail, but still you want that this chapter should be discussed again. So I will start from the beginning. We have a fictitious town, Palampur, through which we will be going to discuss the process of production. हम लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को एज अ फिक्टिशियस टाउन लेकर हम लोगों ने स्टडी किया. लाइक इफ इन एनी केस किसी भी चीज की प्रोडक्शन करनी हो, सपोज आई जस्ट वांट वन इंडस्ट्री और अ टेक्निकल यूनिट ऑफ दिस मोबाइल company, mobile manufacturing unit, they need which things? If I required, अगर मैं कहूँ कि इस इंक की जो ये इंक बॉटल है मार्कर की, अगर इसकी बात करूं तो इसको बनाने के लिए बेसिकली क्या चीजें चाहिए? बेसिकली वी रिक्वायर्ड 4 things in every aspect in the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए. That are the basic necessity. किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए. First is land, that is fixed in nature. अगर हम धरती की बात करें, that is fixed in nature. वो पूरी तरह से नेचर जो है वो प्रॉपर फिक्स है, उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते. सेकंड आ जाता है लेबर, मींस द पर्सन हु विल बी वर्किंग ऑन इट. क्योंकि किसी भी चीज को बनानी है, सपोज इसको बनानी है, इसका ये गत्ता है, इसके अंदर ये प्लास्टिक है, किसी भी चीज को अगर बनाना है उसके लिए लेबर जो है वो रिक्वायर्ड है. ये पैकिंग करना, सब करना, ये काम किसका है? एक लेबर का काम है. सो लेबर, देन इज कैपिटल, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी चीज हम खरीद नहीं सकते, ना लैंड ले सकते हैं, ना लेबर हायर कर सकते हैं. और इन चीजों को मैनेज कौन करेगा? That is a person that is called entrepreneur. ठीक है, entrepreneur or we can say owner. ठीक है, owner. So all these 4 factor of productions are required to make any of the product in the universe. ब्रह्मांड में कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए 4 चीजें चाहिए. वन इज लैंड, जिसके ऊपर फैक्ट्री की मशीनें रखी जाएंगी. दूसरी है लेबर, जो उसके ऊपर काम करेगी. तीसरी है कैपिटल, अगर पैसा होगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. एंड फोर्थ है अ पर्सन ऑर्गेनाइजर who has managed all these factors just with the motive to earn the profit. एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट मैनेजिंग करने का मेन मोटिव क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट. सो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड वी नो इज फिक्स्ड इन नेचर. वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड, increases the land, but we can increases the utility of land by introducing different methods. Like in the case of agriculture, we can, earlier there was extensive agriculture, but extensive agriculture was approachable when only we can say you can less population was there, and slash and burn activity was going on, झुम्मिंग was going on, जो हम 8th standard में पढ़ के हैं. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें जंगल के पेड़ों को जलाकर, काटकर, प्लेन जंगल क्लीन करके उसके अंदर कल्टीवेशन करना 3-4 इयर्स के लिए. जब वहां की लैंड की फर्टिलिटी खत्म होगी तो दूसरी लैंड को फिर स्लैश एंड बर्न करके वहां कल्टीवेशन करना. बट नाउ अ टाइम दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. सो वी कैन नॉट गो विद द एक्सटेंसिव फार्मिंग. हम एक्सटेंसिव फार्मिंग पे नहीं जा सकते, एक्सटेंसिव फार्मिंग पे नहीं जाते भी. हम जाते हैं इंटेंसिव फार्मिंग पे. हम जाते हैं इंटेंसिव फार्मिंग के. इंटेंसिव फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच on a same piece of land, by using more modern inputs, by using more technical equipments, to increase the utility or to increase the productivity of the land to produce more.
सो उसी प्रोसेस में आज की डेट में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अचीव किया था. कोई डाउट? Is it okay? So second formulate जो आता है that is labor. Labor is of two type. Labor जो है वो भी दो तरह की होती है. One is skilled and second is unskilled. कितनी तरह की होती है? Skilled. Skilled is further of two type. One is educated, uneducated. Unskilled is also of two type, educated and uneducated. ठीक है? So labor जो है that is again of two type, that is skilled and unskilled. Skilled person हम कहते हैं कि every person whosoever do the work are skilled. अब अगर कहा जाए phone technician person is skilled to manage the phone technicalities. If phone is getting disturbed, तो we go to that technician. हम खुद नहीं करते हैं. That technical person is handling all the technical issues of that phone and make it correct and make it accessible to us. अब ये वर्ड accessible clear होगा आपको. Make it accessible to us. इसी तरह से I am delivering here a lecture and I am technically or skilled. I am skilled to deliver a lecture. I am skilled and I am educated. But on the other case, मैंने आपको example उस दिन भी दिया था. If ये phone खराब हो जाए, ठीक है, अगर फोन खराब हो जाए तो can I do the technicalities in it? No, I am skilled in one profession. I am not skilled in other profession. So a person may be skilled in one side, may not be skilled in other side. ठीक है, सो इसकी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दी थी. आई विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड. बट अगर मैं बात करूं अ पर्सन जो मोबाइल को ठीक कर रहा हो सकता है, या मैंने एग्जांपल उस टाइम दी थी फैन की. फैन को जो ठीक करने आएगा, आपके रूम में जो फैन लगा अगर वो इंटरप्ट हो जाए, अ पर्सन टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन विल कम. मे बी ही विल नॉट एजुकेटेड बट ही इज स्किल्ड इन मेकिंग द फैन वर्किंग. So he may fall under the skilled and uneducated. And I will fall under the category of unskilled and educated because I cannot make the fan correct. दूसरी कैटेगरी में ये सारे जो पर्सन्स हैं, ये जो इतने सेक्शन में पर्सन आते हैं, मीन स्किल्ड और एजुकेटेड, और स्किल्ड मतलब स्किल्ड इन बोथ वे, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड. स्किल्ड इन बोथ वे, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड. और ये जो आते हैं, ये आते हैं एज अ एसेट ऑफ अ कंट्री बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग इन अ डिफरेंट वे. सेकेंड पर्सन जो आते हैं, दे आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, यानी कि जहां दोनों में अन लग गया, uneducated and unskilled, they are the liability over the country, that they are not producing any assets, they are not helping in any of the accessibility to any of the section, so they are considered to be as a beggar. ये कौन है? beggar of our country. Those who are only the, you can say, liability on the country and not producing anything. अगर हम मान के चले ना, तो एक रिक्शा पुलर इज ऑल्सो अ एसेट ऑफ अ कंट्री, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पुअर. अ मेसन जो कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कर रहा है, ही इज ऑल्सो अ एसेट बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री और फॉर हिज ओन सेल्फ. वो अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना कमाने के लिए. सो ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज अ लेबर. सो लेबर आर ऑफ टू टाइप, skilled and unskilled. Skilled one section, unskilled or uneducated जो है, those who are not doing anything, they are liability on the country. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल. कैपिटल इज अ एसेट. इट इज ऑफ टू टाइप. कैपिटल जो है वो दो तरह की होती है. वन इज फिक्स्ड कैपिटल and second is working capital. ठीक है, fixed capital and working capital. Fixed capital is a capital which is being purchased by the entrepreneur for one time and can be used by him for the number of years. Suppose in the agriculture sector, a farmer is purchasing tractor or combiner. It doesn't mean that combiner or tractor will be used only for one season and rest again new season he will be going to use another tractor. No,
all that process will be taken by them for number of years, like say 5 year, 10 year, 12 year, or 15 year. No doubt depreciations will be there, but no issue. That capital is known as a fixed capital. Like machinery in the industry, अगर अगर बात करूं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मार्कर, जो ये फैक्ट्री में बन रहा होगा, उसकी मशीन क्या 500 मार्कर बनाने के बाद नहीं आती होगी? नहीं, उसकी मशीनरी जो है वो हर मार्कर बनाने के, मतलब मार्कर्स जो है वो चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000, कितने ही मार्कर, उसके अंदर कोई ना कोई स्पिंडल या कोई ना कोई चीज पड़ती होगी, लेकिन मशीन वही रहती है. सो द एसेट विच इज बीइंग परचेज्ड for one time and remain for number of year in the production process, that capital is known as a fixed capital. हमारे घर में फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, एलईडी वगैरह, ये सारे क्या है? हमारी फिक्स्ड कैपिटल है. घर ले लिया हमने, घर बना लिया, वो हमारा क्या, हर साल हम घर चेंज करते रहते हैं? नहीं, वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है. गॉट इट? और दूसरी चीज जो होती है दैट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल जो है इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. वर्किंग कैपिटल में दो तरह की चीजें आती हैं. वन इज ह्यूमन कैपिटल. अब आजकल की छोटी सी एग्जांपल बताऊं. आजकल जो है वर्कर्स इन द फाइबर सेक्शन, ये जो जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर वाले जो ब्रॉडबैंड्स है ना, उन्होंने अपने वर्कर्स बढ़ा दिए हैं. डू यू नो व्हाई? डू यू नो व्हाई? Because the demand of all the broadbands and Wi-Fi connections are increasing by every house. आपके घर में लगे हैं ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई? मोस्टली लगे हैं, so that all the students can do get the classes regularly without interruption. Even my house is also having 2 Wi-Fi connections, ताकि हमारी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना आए. We are running with 4 classes simultaneously. Me, my kids, my husband, all are taking classes in the different areas. तो हमें वाईफाई चाहिए, हमने 2 लगाए हुए. So what is this? This is when the demand of the product increases, we can increase the human capital to provide the accessibility of that product well in time to the customer. That is human capital. As per the demand, it can be increased. As per the demand squeeze, the labor can be reduced. Like in the season of Christmas, all the bakery shops are having more demands of cake, and the bakery shops require more human capital for making the cakes and pastries. During the Deepavali season, all the sweet shops required more labor for making the sweets. But during nowadays lockdown है, उनके पास ज्यादा requirement है लेबर की, वो करते हैं लेबर नहीं. So that person who work there for 2 or 3 months, ठीक है, can be increased or decreased as per the requirement. थर्ड आ जाता है आपका फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल हो गया था. वर्किंग कैपिटल दैट इज ह्यूमन कैपिटल, एंड मनी इन हैंड. मनी इन हैंड दैट इज आल्सो वर्किंग कैपिटल. मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल. Money in hand and raw material are also example of working capital. मेरे पास डिमांड थी पहले 500 मार्कर्स बनाने की. अब every teacher is using the marker at their homes. Now the demand is going to increase for manufacturing the markers. अब आज की डेट में 5000 डिमांड हो गई है, तो मेरे पास रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए. So raw material पूरा इसको बनाने के लिए ज्यादा चाहिए, so I can purchase the raw material if I have money in my hand. So this is another example of working capital. Got it? So अभी तक मैंने आपको कराया land which is fixed in nature. All the machinery, all the things can be done only on land. Agriculture हम दो तरह से करते हैं, that is extensive and intensive. Extensive farming is a type of farming in which forests are being cleared and trees are being cut, and the area is considered to be as a leveled land, and that land is used for the cultivation of food crops and cultivation product. But when the
population increases, the land is fixed. As we know, we cannot increase the land, we cannot go with the slash and burn or jumming activity, extensive farming. So we prefer on intensive farming. But now with the intensive farming, we had used all the modern equipments which are manufactured in the industries. All the modern equipments like tractors, combiner, harvester, HYVV seeds, high yield variety of seeds, proper irrigation, proper fertilizers, proper pesticides. So with that, we had increased our production in the agriculture farming. Another is labor required. Labor is of two types, skilled and unskilled. Skilled can be educated, uneducated. Unskilled can also be educated and uneducated. But the category fall under the unskilled and uneducated are considered to be as, we can say, liability on the country. So this labor is having employment. अब यहाँ पर मैं employment point जो है वही clear करवाने लगी हूँ. Employment is of, अभी मैंने सिर्फ आपको दो तरह की employment करवाई थी. Unemployment. Employment is a situation in which a person is willing to work and getting the work. That is employment. Unemployment is a situation in which a person is willing to work but not getting the work as per his own requirement. ठीक है. सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज देयर. अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, दे आर टू टाइप, सीजनल एंड डिसगाइज्ड. ये करवाया हुआ मैंने. टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स आर देयर. वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Seasonal unemployment is a type of unemployment in which a person is, you can say, working for 2 to 3 months or 6 months, and rest of the period they remain jobless. Like it is found in the agriculture area during the harvesting season and sowing season, the labor are increased for production process and remain rest of the period they remain free. Like आजकल अभी वाडियों का सीजन था ना, वीट की वाडियां हुई थी ना. सो वीट की जब हार्वेस्टिंग हुई थी उस टाइम पर लेबर बहुत चाहिए थी, और अब लेबर जो है वो अब नेक्स्ट आ जाएगी जब क्रॉपिंग सीजन आएगा ना, इसका पैडी सीजन का. जब धान लगना होगा खेतों में तो धान की ट्रांसप्लांटेशन होती है, एक एक जगह में पानी में खड़े हो के लगाते हैं, आपने देखा होगा. सो उस टाइम अगेन द लेबर विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट लेबर विल बी working. तो उस टाइम और रेस्ट अगेन दे विल बी अनएम्प्लॉयड. सो अ पर्सन हु एम्प्लॉयड और हु वर्क ओनली फॉर 6 months and rest of the period they remain jobless, that type of unemployment is known as a seasonal unemployment. Second type of unemployment I had taught you, that was disguised unemployment. Disguised unemployment is a type of unemployment which is found only in agriculture area. सीजनल कैन बी फाउंड एनीवेयर. जैसे मैंने पेस्ट्री शॉप का बताया, मैंने स्वीट शॉप का बताया, मैंने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बताया. आजकल मैंने आपको वाईफाई में बताया कि वहां पर लेबर डिमांड जो है आजकल ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द डिमांड increases by the customers to put land collection, this land collection connection on their houses, in their houses. So disguised unemployment is a type of unemployment which is found only in agriculture area, where in one area, particular area, the people required are 4 but working are 6, and same production is being produced. So the two excess persons are working physically, but the output of that 2 workers are 0. So that type of unemployment is considered to be as a disguised unemployment. शायद याद होगा मैंने आपकी क्लास से एक बच्चे की एग्जांपल और अपनी एग्जांपल लेके मैंने ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाया था. Should I repeat that concept again or it will be clear to you? Kamaljeet. Disguised unemployment is a type of unemployment which is found only in agriculture area. आप बताइए जल्दी बेटा. Yes, ma'am. Clear है बेटा disguised? Yes, ma'am. It is clear. Okay, fine. Next आ जाता है आपका ये दोनों type of unemployment which is found in the you can say, or it is there in the process of this thing. नेक्स्ट आ जाता है, फोर्थ कंसेप्ट आ जाता है आपका एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु मैनेज ऑल द थिंग्स. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन, अब देखो सपोज लैंड है आपके पास, लैंड भी है, उसके बाद आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपका दिल ही नहीं कर रहा काम करने का.
Can the land will grain out or give the productive assets to you? नहीं, मशीन घर पे ली पड़ी है, लेकिन हम मशीन से मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम लेबर ही नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो कैन दैट मशीन itself produces the product and give it to you? No. So all these things are depend. अगर हम हमारी शॉप है, सपोज एग्जांपल देती हूँ, मैंने शॉप खोली हुई है अपनी, ग्रोसरी की शॉप है, अगर मैं उसको खोलूंगी ही नहीं, कस्टमर आएंगे ही नहीं, उसमें सामान डालूंगी नहीं, तो क्या मैं प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ? नहीं। इसीलिए एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन और हु बेयर्स द रिस्क, जिसने रिस्क लिया, पैसा लगाया, who bears the pains, जिसने मेहनत की, with the motive to earn the profit. Got it? Factor of productions are clear? Okay, next second concept जो आपकी बुक के अंदर है, second concept कौन सा है? अर्पित बोलना जरा. Will the land sustain? ये है पॉइंट, ये कौन सा वाला है बेटा? Land is fixed in nature. Yes. Land is fixed in nature. So this is the second point from the book. Land is fixed in nature. Yes, we know our land is fixed in nature. We cannot increase the land, but we can increase the land productivity by increasing the multiple cropping and modern farming method. अब मैंने ये completely समझाया हुआ है this question for 5 marks. What is the difference between multiple cropping and modern farming method? Trial version. Is it okay? Hanji. Trial version. Just wait. Further explanation, like modern farming method and multiple cropping. Modern farming method required, first of all, HYV seeds, high yield variety of seeds, which are manufactured in industries. Second is tools and techniques. Tools, machinery, like harvester, combiner, and tractors. Okay? Then third is proper irrigation. Then fourth is proper fertilizer. Then fifth is proper pesticide. And sixth, we can say multiple cropping. Multiple cropping means growing more than 2 crops in a year. Multiple cropping means growing more than 2 crops in a year. So, if we can grow 2 crops in a year, it is also a process of modern farming method. But multiple cropping can also be done as independently by the traditional farmer. Traditional farmer use कर सकता है, अपनी फार्मिंग में मल्टीपल मेथड यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है विद ओल्ड टेक्निक्स, ठीक है, विद सबसिस्टेंस फार्मिंग, कर सकता है, with subsistence farming कर सकता है. So this is the difference between, or we can say multiple cropping is a type of modern farming method. It is itself includes in the modern farming method. कोई doubt यहाँ तक अगर किसी को है तो please ask. Arpit, is it clear to you? Is it Yes, clear? ma'am. Okay. Now further I am going to proceed. Just fill this attendance. Further I will proceed. Land is fixed in nature, but we can proceed with growing more with the intensive farming system, intensive farming, by using all these things. अब ये सारी चीजें पालमपुर में यूज हुई. ये चार आपने कहा ना, पालमपुर के अंदर जो है, पालमपुर का तो नाम ही नहीं आ रहा, पालमपुर के अंदर ये सारी चीजें यूज हुई. So in the 1 hectare land, when in 1970 production was being done,
वहां पर उस टाइम पर प्रोडक्शन कितनी होती थी 1 हेक्टेयर में? दैट वाज 1300 kg of wheat. But with the expansion of this, with the use of all these modern technology methods, the production was increases up to 3200 kg per hectare land. Isn't a miracle? Isn't a miracle? With the introduction of intensive farming method, with the introduction of all the modern farming method, using with the this multiple cropping also, they had able to get the production in one farm area जहां पर पहले सिर्फ 1300 kg होता था, now they were able to produce 3200 kg. So this type of change is being received due to the use of a modern farming method as well as a multiple cropping method. कोई doubt बेटा? यहाँ तक किसी को कोई doubt हो तो please ask. I will explain further the merits and demerits of Green Revolution that I had already explained. Trial version. Green Revolution was achieved basically in Punjab, Haryana and Western UP. ठीक है, वेस्टर्न यूपी यहाँ पर जो है वो अचीव किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है इसके फायदे क्या हुआ? मोर प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, सरप्लस इनकम, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अब मैं कोई याद करके नहीं दे रही हूँ कि मैंने तुम लोगों को पहले कौन से पॉइंट दिए और अब कौन से पॉइंट दे रही हूँ, ठीक है। दीज आर द जर्नल पॉइंट्स विच यू कैन यूज दैट। इसमें क्या हुआ? मोर प्रोडक्शन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हुआ, सरप्लस इनकम हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद और क्या क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेस properly, increase employment, ठीक है, increase national income। अगर प्रोडक्शन ये सारे बनेंगे, इरिगेशन सॉरी ये हार्वेस्टर, कंबाइनर, ट्रैक्टर्स, जो जितने ज्यादा मशीनों बनेंगी उन मशीनों को अगर ये खरीदेंगे तो नेशनल इनकम और इंडस्ट्री अपने आप डेवलप होनी शुरू होगी साथ साथ। सो इंक्रीज नेशनल इनकम ऑल्सो। बट ये सारी चीजें होने के साथ साथ डीमेरिट्स क्या हुए? एक्सेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हुआ, डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई। रीजनल डिस्पैरिटी, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी बिकम प्रॉस्परस और बाकी स्टेट्स जो है वो निग्लेक्ट रह गई। रीजनल वेरिएशंस कम अप, रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा हुए। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स प्लंडर द नेचुरल सॉइल कंटेंट, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल्स। सॉइल की 4 जो लेयर्स हैं वो बेडरॉक तक जाकर उसने ज्यादा इफेक्ट किया, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गया। लैंड इज कन्वर्टेड इनटू द बैड लैंड और बैड लैंड के कारण हमें फैलो लैंड बनाना पड़ा। फैलो लैंड इज अ लैंड जो कि लैंड हम लोग फ्री रखते हैं फॉर 1 ईयर टू 5 ईयर तक। एक होती है करंट फैलो लैंड, एक होती है फैलो लैंड, मतलब अदर देन करंट फैलो लैंड, जो मोर देन 5 ईयर तक खाली रखनी पड़ती है ताकि उस बैड लैंड को दोबारा गुड लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि जो एल्वियल सॉइल के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है फास्फोरस, पोटाश और लाइम, वो एक्सेस यूज के कारण वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें वो जो है वो क्या आपको कंटेंट आएगा? वो आएगा डीमेरिट्स। एंड द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच बिकमिंग मोर, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सोसाइटी, ये हो गया। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सोसाइटी दैट विल बी देयर।
बिकॉज अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब जो है वो और गरीब हो जाएंगे, ठीक है। रिच पीपल कैन गो विद मोर सेविंग्स एंड पुअर पीपल विल टेक द लोन्स फ्रॉम देम, as rich uses the modern farming method and poor are using with the traditional method, ठीक है। and later on that small piece of land will also be captured by the rich landlords. So these are basically the demerits of a green revolution, we can say, or the gap between rich and poor will be more. हाँ जी, any other one? देखा अब सारे गायब होने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? read it out. Ma'am, how is land distributed between the farmers of Palampur? Okay, the farmers, there were 450 families in the Palampur, जो कि एक दिखाया गया, उसमें सिर्फ only one section of society were having large piece of area. 150 families के पास तो land ही नहीं थी. They were Dalits, they were landless, they were the poorers, and they depend upon the working. They were as a peasants. ठीक है, they were working on that lands, and only a very small section of society was having 60% of land holding. So that big area was under their control, और वो big area में ज्यादा production करते थे, और self consumption करने के बाद market में sale करते थे, market में sale करने के बाद जितने भी उनको income आती थी, they put it in the bank, and next year when they want to buy the seeds, they use that saving. And even like यहाँ हमारे concept में ही example है तेजपाल and सविता की. सविता was the small लैंड ऑनर, उसके पास बहुत छोटा लैंड था, और तेजपाल के पास बहुत बड़ा लैंड था. उसने 3000 सविता को एज अ लोन दिया बीज खरीदने के लिए, लेकिन उससे क्या रिक्वायर कर लिया कि मैं आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, 24% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इफ यू विल बी नॉट एबल टू पे, यू हैव टू वर्क इन माय फार्म एरिया at very low prices. So land was not properly distributed. That is dividing the society into two groups, rich section and poor section. Poor section was being exploited because they were not having any kind of other options available to them. Got it? Nurjot, is it clear? Next point, hurry up. Who will provide labor? Yes, all the peasants, all the landless laborers. Harleen, is it clear? All the peasants, all the landless laborers, all the small land owners, those who were not having sufficient resource of earning, they were provide the labors to the large land area owners. Fine. Some non-farm activities. Non-farm activities are the activities which are adjacent with the or related with the farm activities, but they are not getting in exploitation of natural resources. There are 4 types of non-farm activities which were done in the Palampur. One was dairy farming, another was transportation, another was small traders and small manufacturing units, and other were shopkeepers. पहला था डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग के साथ वो अपना प्रोडक्शन अर्निंग करते